आज लद्दाख में जब सुबह हुई तब हम गहरी नींद में थे। एक ही रात में हम पिछली 2-3 रातों की अधूरी नींद पूरी कर रहे थे। ट्रैवल की थकान मिटाने और एक्लेमेटाइज करने के लिए हमारी नींद जरूरी भी थी। हमारी नींद खुली थी सुबह 9:30 बजे इलियास भैया के फोन कॉल से, जो पूछ रहे थे कि नाश्ते में हम क्या खाना चाहेंगे। दोपहर तक हमने सिर्फ और सिर्फ आराम किया। फिर फाइनली यह डिसाइड किया कि कहीं आसपास की जगह से थोड़ा घूम आते हैं, लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हमें ज्यादा ऊंचाई चढ़ना न पड़े और बॉडी पर एडिशनल ब्रीदिंग के लिए प्रेशर न आए। हॉल ऑफ फेम हमें इस लिहाज से सही विकल्प लगा। यह जगह मेन रोड से इजीली एक्सेसिबल थी और हमें किसी पहाड़ी पर चढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आज दोपहर तक बारिश शुरू हो चुकी थी, जो काफी रेयरली होती है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख हिमालयस के रेन शैडो रीजन में आता है। हॉल ऑफ फेम पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। यह जगह मीन लेह से 4 किलोमीटर दूर कारगिल लेह मेन रोड पर स्थित है। इस म्यूजियम को मेंटेन करती है इंडियन आर्मी और आपको यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है, जिसकी प्राइस है 125 रुपए पर हेड। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ आने से पहले जरूर ध्यान रखिए, यहाँ ना कैश एक्सेप्ट किया जाता है न ही गूगल पे। आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर आना होगा टिकट के लिए। एंट्रेंस पर नजर आती है एक पीसफुल लॉर्ड बुद्धा की स्टैच्यू। इस जगह में दाखिल होने से पहले हमें पता था कि हॉल ऑफ फेम हमारी सेना को समर्पित है और शायद हमें यहाँ हमारी सेना के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिलेगा। लेकिन जो हमें नहीं पता था वह यह कि यह जगह हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी भावनाओं से भी भरी हुई है। मेन बिल्डिंग में एंटर करने से पहले हमें आउटडोर एग्जीबिशन एरिया दिखी, जहां कई तरह की तोपें रखी गई थी, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ को अलग अलग युद्ध के दौरान दुश्मन से कब्जा किया गया था। एग्जीबिशन एरिया में एक नजर डालने के बाद हम मेन बिल्डिंग के अंदर चले गए, जो मुख्य म्यूजियम सेक्शन था। अंदर कदम रखते ही हमें लद्दाख क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियां दिखाई दी। लद्दाखी अटायर, कुछ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशंस, शुरुआती युद्धों का विवरण वगैरह। यह हिस्सा वाकई में बेहद इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प है। आगे बढ़ते हुए हम म्यूजियम के एक और हिस्से में दाखिल हो गए। यह सेक्शन आधुनिक सैन्य इतिहास पर केंद्रित था। यहाँ हमें अलग अलग युद्धों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी मिली, जैसे 1962 और 1971 का युद्ध। इसके अलावे कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय का डिटेल्ड एग्जीबिशन भी देखने को मिला, जिसमें ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, कैप्चर किए गए हथियार और सैनिकों की पर्सनल डायरीज के कुछ किस्से भी शामिल थे। यह जगह भरी हुई थी जानकारियों से और उससे भी ज्यादा भरी हुई थी इमोशंस से। यहाँ युद्ध की ऐसी कहानियां और विवरण देखने समझने को मिले जिनके बारे में हमें आज से पहले कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ हमें दीवार पर एक चिट्ठी दिखती है, जिसे लिखा गया था 1999 की गर्मियों में। 22 साल के कैप्टन विजयंत थापर अपने परिवार को कारगिल युद्ध के दौरान आखिरी चिट्ठी लिख रहे थे। उस खत में उन्होंने अपने पेरेंट्स को लिखा, I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. यहाँ आपको न जाने कितनी कहानियां और कितने चेहरे दीवारों पर दिखेंगे जो भावुक करेंगे। लिनजिंगला का वह युद्ध जो भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जहां भारत के केवल 120 सैनिकों ने चीन की 5000 की भारी सेना का सामना किया था।
भारतीय सेना ने जिस शक्ति और साहस का प्रदर्शन इस युद्ध में किया, उसे शायद केवल सैन्य तैयारी या युद्ध कौशल के संदर्भ में समझा ही नहीं जा सकता। 18 नवंबर 1962 की उस बर्फीली रात में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था, जबकि एल्टीट्यूड 16,000 फीट से भी ज्यादा थी, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। चीनी सेना में उस क्षेत्र के स्थानीय सैनिक शामिल थे, जो स्वाभाविक रूप से हाई एल्टीट्यूड के अनुकूल थे और आधुनिक ऑटोमेटिक राइफलों से लैस। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के जवान निचले इलाकों से आए हुए थे, जो अभी तक इतनी ऊंचाई के वातावरण के लिए नए थे। उनके पास ना तो कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन थे और ना ही आधुनिक हथियार। उनके पास था पीछे हटने और अपनी जान बचाने का अवसर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस रात कुमायूं रेजिमेंट की 13th बटालियन ने साबित कर दिया था, कुछ लड़ाइयां जीत के लिए नहीं, कर्तव्य और बलिदान के लिए भी लड़ी जाती हैं। आखिरी सिपाही आखिरी गोली तक। इस म्यूजियम में हमें यह भी जानने को मिला कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हमारी सेना किस तरह से काम करती है, किस तरह जवान अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और खतरनाक ग्लेशियरों के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हैं। साथ ही यह भी कि दुनिया के हाईएस्ट रोड बिल्डर्स BRO कैसे दुर्गम पहाड़ियों, बर्फ से ढकी ढलानों और बेहद कठिन इलाकों में अपनी भारी उपकरणों को पहुंचा पाते हैं और उन स्थानों पर रोड बनाते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती माना जाता है। यहाँ इतनी सारी जानकारियां थी जिसकी उम्मीद मैंने यहाँ प्रवेश करने से पहले सचमुच नहीं की थी। धीरे धीरे आगे चलते हुए हम एक बड़े ओपन मेमोरियल सेक्शन में पहुंचे थे। इसी मेमोरियल में शाम के समय लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है। दुर्भाग्य से आज बारिश लगातार हो रही थी, इसी वजह से वह शो रद्द हो गया था। यहाँ हमने कुछ तस्वीरें जरूर क्लिक की और फिर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते गए। अब तक शाम ढल चुकी थी और हम शौर्य स्थल के भीतर पहुंच चुके थे। शौर्य स्थल एक स्पेशल सेक्शन है हॉल ऑफ फेम का। इस जगह पर शहीदों के नाम पत्थरों में अंकित हैं। इतने नाम कि उन्हें गिनने में आपको समय लग जाएगा। आप जैसे जैसे नजर घुमाते जाते हैं, शहीदों की यह सूची खत्म होने का नाम नहीं लेती। यह आज का सबसे इमोशनल मोमेंट था, वह मोमेंट जिसने दिल को भारी कर दिया। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। हम आपस में ही जाति, धर्म और न जाने कितनी छोटी छोटी बातों के नाम पर लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी एक सैनिक हम जैसे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देता है। हम बस चुपचाप खड़े होकर वहां उन नामों को पढ़ते रहे। हर नाम एक कहानी है, एक बलिदान है और एक ऐसा सच है जो अंदर तक इमोशनल कर देता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और वहां से बाहर निकलने का समय भी हो चुका था। यहाँ से निकलकर हम लेह मार्केट की ओर चल पड़े। मार्केट में थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की। वहां स्थानीय महिलाएं अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मफलर और ऊनी सामान बेच रही थी। लोकल बिजनेस को समर्थन देने के लिए हमने उनसे कुछ सामान जरूर खरीद लिया और रात तक हम होटल वापस लौट आए थे। आज का दिन यहीं समाप्त हो चुका था। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।